जी भाई साहब। ये हमारे एक मिनट डंगाई जी, मैं थोड़ा खाली होकर मिलाता हूँ कि मैं एक वेबिनार में हूँ। वेबिनार में हूँ। अवनीश जी, ये आरोग्य भारती के फेसबुक पेज पे भी जा सकता है क्या? जी भाई साहब, आरोग्य भारती के फेसबुक पेज पे चल रहा है ये जो मेन पेज ठीक जिसमें हमको मिहिर भाई साहब ने हमको एडमिन बनाया था, उसी पेज पे चल रहा है, मेन पेज पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लिंक आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप शेयर कर सकते हैं भाई साहब। नहीं, वो मेहर मेरे पास नहीं है। मैं और मेहर दूर दूर बैठे हैं, दूर दूर है। जी 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 भाई साहब, मेन पेज पे हाँ, चल रहा है भाई साहब, आरोग्य भारती के मेन पेज पे लाइव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई साहब, अभय जी, अध्यक्ष जी जुड़ जाए तो आप सूचना दे हाँ, दीजिएगा, फिर कार्यक्रम जुड़ शुरू गए कर हैं देंगे। सर। जुड़ गए। हाँ, जुड़ चुके हैं। और ठीक है, अवनीश जी, जी सर। हाँ, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करिए जी सबसे सर। पहले जो है ना। जी सर। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी गणमान्य जनों का मैं डॉक्टर अवनीश पांडे इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आरोग्य भारती द्वारा आयोजित इस वेबिनार का, जैसा कि आज का विषय है, अचीवमेंट्स इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड इन करेंट सिनेरियो। पिछले 4-5 महीने से हम लोग कोविड कालखंड में चल रहे हैं, और इन 4-5 महीनों में हमने क्या अचीवमेंट प्राप्त किया है चिकित्सा के क्षेत्र में या प्रिवेंशन के क्षेत्र पे, इन्हीं सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए आज इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार में शामिल हुए हमारे सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी का, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय डॉक्टर अशोक पाचन्य जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हुए, इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति को मैं सादर नमन करता हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं माननीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ, भगवान धर्मंत्री की आराधना के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। माननीय श्री भाई साहब। हाँ, हाँ, सीधे बैठेंगे और एक बात सुनेंगे। ओ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तनाशनम्। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं अपने आज के मुख्य अतिथि माननीय भाई साहब स्वतंत्र देव सिंह जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। माननीय भाई साहब स्वतंत्र देव जी अपना उद्बोधन दें, उससे पहले मैं थोड़ा सा उनका परिचय अपने श्रोताओं को देना चाहूँगा। अवनीश जी, आप उनके भाई साहब स्वतंत्र देव सिंह जी के माइक को म्यूट करा दीजिए और जी कर दिया, कर दिया। पिन कर दीजिए शुरू को। जी जी कर दिया। हमारे आज के भाई साहब प्रणाम, अशोक जी भाई साहब। नमस्कार प्रणाम सुतंद्री। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय भाई साहब स्वतंत्र देव सिंह जी का जन्म मिर्जापुर जिले में हुआ है।
और भाई साहब की जो बड़े भाई रहे हैं उनकी पोस्टिंग की उरई कालपी जालौन में रही, तो इस नाते से भाई साहब अध्ययन के लिए जालौन आ गए और वहीं आपने स्नातक की पढ़ाई उरई से की और वहीं से भाई साहब की शुरुआत राजनीति की शुरू हुई। और 1986 में भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने तथा 1988 में भाई साहब के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व मिला। 1991 में कानपुर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष का दायित्व मिला तथा 1994 में बुंदेलखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष का दायित्व मिला। 2001 में भाई साहब के पास भाजपा युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व मिला और उसके बाद लगातार भाई साहब संगठन में कार्य करते रहे और फिर वर्तमान सरकार में भाई साहब को मंत्री पद का दायित्व भी मिला, परंतु जैसा कि नेतृत्व को संगठन भाई साहब की संगठन क्षमता के बारे में पता था, इसके लिए 16 जुलाई 2019 से भाई साहब को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद का दायित्व नेतृत्व ने दिया और भाई साहब ने 21 अगस्त 2019 को मंत्री पद का त्याग कर दिया। भाई साहब अपनी सौम्य छवि व मृदु व्यवहार के कारण अपने सभी कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय हैं तथा अपने संगठन के सभी कार्यकर्ता व्यक्तिगत जानते हैं। इस नाते से ये कुशल संगठन है, कुशल संगठन करता है और बहुत अपने सभी कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे भी अपने ग्रेजुएशन के समय विद्यार्थी परिषद में काम करने का समय अपना याद आ रहा है। तो भाई साहब ने अपने कार्य की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की और आज एक संगठन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद को संभाल रहे हैं। मैं आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कृपया हम लोगों को आज को आशीर्वाद दें। आदरणीय भाई साहब से हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके श्रद्धा के केंद्र, अपने प्रांत प्रचारक रहे कानपुर क्षेत्र के, कानपुर प्रांत के और वर्तमान में राष्ट्रीय संगठन मंत्री, और कहा जाए कि हम लोगों के श्रद्धा के केंद्र हैं। एक आदर्श जीवन, बहुत समर्पित और ज्ञानवान ऐसा हमके प्रेरणा स्रोत आदरणीय अशोक कुमार वासने जी, आदरणीय भाई साहब, डॉक्टर गौरव पांडे जी, डॉक्टर अभयनारायण तिवारी जी, डॉक्टर अतुल भारती जी, डॉक्टर अवनीश पांडे जी, सभी सम्मानित डॉक्टर और सम्मानित सभी स्वयंसेवक बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आरोग्य भारती संस्थान द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई वंदनीय व उल्लेखनीय कार्य किए गए। आपकी संस्थान द्वारा जहां एक और भारतीय संस्कृति व सिद्धांतों की रक्षा करने की चिंता की गई है, वहीं दूसरी ओर इस बदलते समय में हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार भी किया गया है। आज मुझे देखकर भी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि एक ही मंच पर आयुर्वेदिक और एलोपैथी के विशेषज्ञ उपस्थित हैं। इस समन्वय जनहित के लिए और देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी आगे ले जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संघर्ष कर रहा है। ऐसे में कोविड की लड़ाई के लिए सभी देशों की नजरें भारत के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों पर टिकी हुई। हमारा देश वैक्सीन तैयार करने की दौड़ में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। और दूसरी ओर कई मरीजों को अपनी रिकवरी में आयुर्वेदिक औषधियों और एलोपैथी के एक प्रकार के मेल में से काफी आराम मिला है। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि हाल ही में मैं भी कोविड से संक्रमित हो गया था। दिन रात दवाइयों लेने से और काढ़े पीने से के प्रति दिन कुछ न कुछ सुधार आते रहे, और मैं यह तो मानता हूं कि इस बीमारी से लड़ने में आपका मानसिक रूप से
मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। मैं आप सभी लोगों के आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इस महामारी के बीच अपनी एवं अपनों को चिंता किए बिना आप समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोगों को कोरोना योद्धा का नाम दिया है। आप लोग वास्तव में योद्धा हैं। इन विषम परिस्थितियों में अगर कोई जनता और कोरोना के बीच में कवच का काम कर रहा है तो वह आप लोग ही कर रहे हैं। इस महामारी के दौरान आप लोगों की सम्मान और सुरक्षा दोनों की ही चिंता आदरणीय मोदी जी ने की है। पीएम मोदी ने शुरुआत में ये स्पष्ट कर दिया था कि डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, जिसके बाद उन्होंने एक नया अध्यादेश लाकर मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को कड़ा दंड देने का निर्णय लिया तथा उन पर होने वाले हमले को गैर जमानती अपराध घोषित। जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करते हैं उसी प्रकार डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। आप सभी का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम वर्षों से सुनते आए हैं कि जब दुनिया को चिकित्सा का ज्ञान तक नहीं था तब भारत का चिकित्सा विज्ञान का गुरु माना जाता है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानने का सर्वश्रेष्ठ तथ्य आयुर्वेद है और आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। इसी आयुर्वेद को और भी प्रोत्साहन देने के लिए हमारे देश के आयुष मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2014 नवंबर में मोदी सरकार द्वारा की गई। अंत में मैं यही कहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के प्रयासों से हमारा देश जल्द ही इस महामारी को शिकस्त देने में सफल होगा। आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखेंगे। मैं ईश्वर से आपके कुशल क्षेम की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय अशोक भाई साहब का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। और भाई साहब आज जो मैं स्वस्थ हुआ हूँ इसमें आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है और अभय मणि जी का बहुत योगदान है। दवा दे गए थे, पहली बार मेरा मुलाकात हुआ वैद्य अभय तिवारी जी से और दवा दे गए थे और उसी दवा को मैं काढ़ा को पीता रहा। आप सभी का हृदय से अतुल जी बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब सुखदेव जी का। मैं डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय जो इस समय ब्रज प्रांत के सह सचिव का मेरे पास दायित्व है। भाई साहब निश्चित ही आपके उद्बोधन से हम सब लोगों को एक दिशा मिली है और देश निश्चित ही आयुर्वेद पद्धति और एलोपैथ पद्धति दोनों के प्रयोग से एक जो मिलजुल के जो कार्य हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहा है और जैसा आपने बताया आपने स्वयं उसका लाभ उठाया और सभी भारतीय को हमारी इस कोरोना महामारी से जूझने में उससे उबर पाने में दोनों चिकित्सा पद्धतियां अगर जैसा मिल के कार्य कर रही हैं तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी शुरुआत भारत के देश द्वारा हमारे सारे विश्व के लिए एक संदेश भी दे रही है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जोड़ने के लिए और हमें अपने आशीर्वचनों से उत्प्रेरित करने के लिए धन्यवाद भाई साहब। अब मैं हमारे आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय भाई साहब अशोक जी वार्ष्णेय को आमंत्रित करूंगा कि जैसा भाई साहब हर बार हमें प्रेरक मार्गदर्शन देते रहे हैं, आदरणीय भाई साहब की प्रेरणा से हम आरोग्य भारती के बैनर से लगातार 12 अप्रैल से वेबिनार्स आयोजित कर रहे हैं और आज पूरे भारतवर्ष में आरोग्य भारती के जितनी भी अलग अलग प्रांत हैं हर प्रांत की वेबिनार आयोजित हो रही हैं और भाई साहब लगातार उसमें अपना उद्बोधन मार्गदर्शन प्रेरणा देते हैं। और इसके अलावा भी भाई साहब की अभी पिछले दिनों पत्रिकाओं में भी लगातार एक समाचार पत्र में भी आत्मनिर्भर भारत के लिए भाई साहब ने बहुत अच्छा लेख लिखा है और आज हमारे बीच पुनः भाई साहब अपने उद्बोधन के लिए हैं। इससे पहले भाई साहब का सूचना परिचय भी देना चाहूँगा। वैसे तो हमारे सारे बता कुछ नए भी हैं तो भाई साहब के बारे में थोड़ा सा। भाई साहब ने
1979 में MSc बायोकेमिस्ट्री AMU से किया। उसके बाद वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भाई साहब एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे और PhD भी रहे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्ण प्रचारक के रूप में कार्य किया तथा 15 वर्ष प्रांत प्रचारक के रूप में भाई साहब ने कार्य किया है, जिसमें झारखंड प्रांत और कानपुर प्रांत में किया। और 2012 से भाई साहब आरोग्य भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और तब से आरोग्य भारती के हर प्रांत में भाई साहब देख में यूनिट स्थापित हुई हैं। हर प्रांत की, हर जिला की कार्यकारिणी बनी है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लगातार मीटिंग करके भाई साहब ने उन सारे प्रांत की और सारी जिला की इकाइयों को चालू रखा है, अपना दिशा निर्देश दिया है, जिससे लगातार हर यूनिट हर स्तर पर कार्य कर रही है। माननीय भाई साहब लोगों के बीच में मैं अनुरोध करूंगा भाई साहब अपना पेड़ रखना। इस वेबिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। इस वेबिनार को संचालित कर रहे हैं ब्रज प्रांत के हमारे सह सचिव श्रीमान डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय जी, डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी, डॉक्टर गौरव जी, डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जी, डॉक्टर भृगुपति पांडे जी, डॉक्टर महेश दधीची जी, डॉक्टर अवनीश जी पांडे, डॉक्टर मीनाक्षी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो यहाँ जुड़े हैं। डॉक्टर GS दुबे जी, डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी, हमारे भोपाल से डॉक्टर CBS डांगी जी भी जुड़े हैं, डॉक्टर सुनील वर्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष पवन तिवारी जी भी जुड़े हैं लखनऊ से, विश्वनाथ वर्मा जी हमारे काशी प्रांत के कोषाध्यक्ष जी भी जुड़े हैं। ऐसे सभी बंधु भगिनीगण सभी को नमस्कार। जैसा ये विषय है वास्तव में बहुत समसामयिक विषय है और विश्लेषण करने वाला विषय है। हम सब जानते हैं कि यह एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति हमारे सबके सामने उपस्थित हुई है। हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थिति पहली बार ही आई और इस परिस्थिति की विशेषता है कि इसने सभी देश, वो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया। केवल इतना ही नहीं कि इसने केवल मनुष्य को प्रभावित किया, प्रकृति को भी प्रभावित किया, जीव जंतुओं को भी प्रभावित किया। इस परिस्थिति में बहुत सारे भ्रम लोगों के दूर हो गए। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा तो ध्यान में आएगा। और इसलिए यह कोरोना कालखंड सभी के लिए बहुआयामी प्रभाव वाला है, मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट वाला है। और इस कालखंड की एक विशेषता है कि बहुत सारी उपलब्धियां इसके खाते में आती हैं कि मनुष्य ने कम आवश्यकताओं में जीवन जीने का प्रयास किया। क्या कोई सोच सकता था कभी कि ट्रेन बंद हो जाए, बस बंद हो जाए, हवाई जहाज बंद हो जाए, लोकल ट्रेन बंद हो जाए, टैक्सी बंद हो जाए, मेट्रो बंद हो जाए तो भी जीवन रहेगा क्या? सबने देखा बंद होने के बावजूद भी जीवन था, लोग अपना काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट, चाय वाले, खोमचे वाले, तो भी जीवन है। तो लोगों को लगा इनके बिना भी हम जी सकते हैं। मॉल बंद हो गए, सिनेमा हॉल अभी भी बंद है। बहुत सारे जगह जहां बिना नौकर के लोग काम नहीं कर सकते थे, जीवन में बिना नौकर के भी कैसे रहना, इसका भी अभ्यास किया। इतना ही नहीं, अपने निकटतम व्यक्तियों की पहचान भी कर ली कि अगर हम पॉजिटिव हो गए तो वास्तव में कौन है जो हमारी चिंता करता है। हमको जो केवल दिखावा कर रहा है कि जो हमारी चिंता कर रहा है, अपनों की पहचान करा दी। दूर लोकल पर विश्वास बढ़ गया कि हमारे आसपास की वस्तु ही हमको
स्वस्थ रखेगी। कम खर्च में हम अपना परिवार कैसे चला सकते हैं, यह अभ्यास आया। और सबसे बड़ी चीज, जीवन की जो आपाधापी हो रही है, जो केवल आपाधापी के साथ साथ हर चीज में व्यक्ति भागता चला जा रहा है, आज वह आपाधापी कुछ कम दिखलाई पड़ती है, ना के बराबर। अनलॉक में ये जितनी कम रहेगी उतनी सुरक्षा नहीं। इस बीच में हम टैक्स से भी हो गए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे, डिजिटलाइजेशन बढ़ गया बहुत तेजी से। डिजिटल पेमेंट्स पहले भी थे, लेकिन इस कोरोना कालखंड में ज्यादा बढ़ गए। वर्क फ्रॉम होम ये डेवलप हो गया। मोबाइल बैंक्स ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमैन के माध्यम से मोबाइल बैंक चालू हो गए। हम वेबिनार में अभी है, सब अलग अलग बैठे, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, पहले शायद ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती थी हमारी। ऑनलाइन योगा सेशंस बराबर चल रहे हैं। लोगों ने ऑनलाइन परिवारों को इकट्ठा कर लिया है, दूर दूर है। मैं 2-3 दिन पहले एक परिवार में गया, परिवार में बताया कि वो दूर दूर फैला हुआ है। उस परिवार की एक महिला ने तय किया कि हम 24 घंटे में एक बार मिलेंगे, तो 24 घंटे में वो एक बार मिलते हैं, योग करते हैं। और सब, कोई अमेरिका में है, कोई दूसरे शहर में है, ये यहाँ भोपाल में। इतना ही नहीं, तो जनधन खाते सरकार के प्रयास से खुद शुरू हुए। सरकार को पैसा भेजना था, एक क्लिक में सभी के पास पैसा चला गया। यह हमारे टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव है कि जो इस कालखंड में अधिक प्रभावी हुई। और आज आत्मनिर्भर भारत का जो विषय चला है, ये आत्मनिर्भर भारत का विषय हमारे इस कोरोना कालखंड में अधिक सुविधा से, सरलता से स्वीकार होता हुआ और सफल होने की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज भी हमने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में इस आत्मनिर्भर इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, और इन सब के कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपने को रीइन्वेंट किया, अपनी दबी हुई इच्छाएं, हॉबी को पूरा किया। चित्रकारी, विदेशी भाषा सीखना, नए नए भोजन के पदार्थ बनाना, सबने सीखा। गुण ग्राहकता, एक दूसरे के प्रति निकट से रहने के, अधिक समय तक निकट में रहने के कारण से एक दूसरे के गुणों पर हमारा ध्यान, एक दूसरे को मेंटल स्पेस देना शुरू किया हमने कि नहीं, उसकी भी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, हमारी भी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। इसलिए परिवार में सहभागिता बढ़ गई। आज अनलॉकिंग के दौरान लोगों को ध्यान में आ रहा है, सावधानी ही सुरक्षा है। हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, तो हम ही सुरक्षित रहेंगे। यह इसकी पहचान, ये कोरोना के कालखंड के लिए हमारे लिए पहचान है। सेवा भाव बहुत अधिक मात्रा में दिखलाई पड़ा। वैसे तो भारत की संस्कृति में सेवा भाव रचा बसा है। कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है, लोग एक साथ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस कोरोना कालखंड का सेवा भाव एक विशिष्ट प्रकार का था। अभी तक किसी क्षेत्र विशेष में आती थी, पूरे देश भर के लोग वहां जाके सेवा भी करते थे। इस बार तो पूरे देश में एक साथ आई, लोगों ने अपने अपने प्रयास से सेवा कार्य शुरू किए। वो चाहे प्रवासी मजदूरों की सेवा करनी होगी, जानवरों की सेवा करनी होगी, बस्तियों में जाकर के भोजन की व्यवस्था करनी होगी, कर रहे हैं बराबर। इतना ही नहीं, टीवी, इस खाली समय में टीवी ने अच्छे सीरियल्स चला करके लोगों के ज्ञान को एवं पुनर्जीवित कर दिया। कृत्रिमता, आर्टिफिशियलनेस में कमी आ गई। लोगों को पता लगा वस्तु स्थिति क्या है, अपने को वहीं तक सीमित रखो। भोजन हो चाहे वो दिखावा हो, जो वस्तु स्थिति है वो सामने है, लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। इसलिए व्यक्तिगत दृष्टि से इतने सारे पहलू हमारे सामने आते हैं जिनमें लाभ दिखाई पड़ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसको हम केवल कहते थे, इस बार व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष अपने जीवन में करके देखा है। आरोग्य भारती तो इसी आधार पर काम करती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और यह सिद्ध हुआ है। क्योंकि कोरोना में कोई मेडिसिन नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं,
प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अपनाकर ही व्यक्ति ठीक हो रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, और जिसके कारण से रिकवरी रेट बढ़ गया है। आज लोगों को ध्यान में आने लगा है कि छोटे छोटे रोगों के लिए अभी हर बात के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना, अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली, इसकी चर्चा हुई है बहुत ज्यादा, और केवल चर्चा नहीं हुई है, लोगों ने जानकारी की है, लोग पालन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स भी अटेंड करने का मौका मिला कि केवल स्वस्थ जीवन शैली ही जानना चाहते, एक दूसरे के बारे में उसका अभ्यास किया, लोगों ने उसको स्वभावगत किया है। विरुद्ध आहार, इसकी पर्याप्त चर्चा हुई। अभी शायद हो सकता है अभय जी हैं तो चर्चा करेंगे उसकी। ऋतुचर्या, यह लोग अभ्यास पालन करने लगे, उसकी जानकारी हुई, रुचि जागृत थी, लोगों की पालन भी करते हैं। व्यायाम के बारे में जागरूकता हो गई है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ व्यायाम करना चाहता है, करते पहले भी थे, थोड़ी इससे कोरोना कालखंड में ये थोड़ा बढ़ गया। जो जीवन के लिए आवश्यक है वो हो रहा है। अपने अपनी आयु, स्वास्थ्य, जलवायु, संसाधन के हिसाब से लोग व्यायाम कर रहे हैं। स्वच्छता, पहले लोग कहते थे, कुछ कुछ करते भी थे, अभी सभी अनिवार्य रूप से पालन करते हैं। हाथ धोना होगा, अपने आसपास की सफाई होगी, स्वच्छता स्वाभाविक रूप से आ गई, व्यक्तिगत स्तर पर भी, परिवार के स्तर पर भी। और हम जिस कैंपस में रहते हैं, हर व्यक्ति कैंपस को भी साफ रखना चाहता है, नहीं गंदगी दूर। पॉजिटिविटी इस कोरोना कालखंड का एक महत्वपूर्ण काम कि इस पॉजिटिविटी के कारण से लोगों ने अभ्यास करना शुरू किया। आज शायद ये पॉजिटिविटी का ही कारण है कि हम सब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इतने सारे बिंदुओं को निकाल रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस कोरोना कालखंड में स्ट्रेस भी बहुत हुआ लोगों को, डिप्रेशन के शिकार हुए, लेकिन स्ट्रेस मैनेज कैसे करना, क्या क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, इस सिचुएशन को कैसे एंजॉय करना, और हम क्या क्या कर सकते हैं, इसे सब प्रकार से अभ्यास किया। ये इस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका ही ये परिणाम है कि हम इस सीमा तक आ गए। चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अगर विचार करें तो जब से आयुष इंटरवेंशन शुरू हुआ तब से रिकवरी रेट बढ़ना चालू हो गया तेजी से, और केवल हमारे देश में नहीं हुआ, देश के बाहर भी हुआ। कितने ही देश है जो आयुष एडवाइजरी आयुष मंत्रालय ने जारी की, आज वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, इटली हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, हर जगह यही आयुष एडवाइजरी काम कर रही है। यही काढ़ा, यही गोली, होम्योपैथी गोली, यही काम कर रही है। प्रबुद्ध वर्ग जो आयुष सेक्शंस के पद्धतियों को मानता नहीं था, आज वह खोज खोज करके काढ़ा मांगते हैं कि हमको काढ़ा चाहिए। इम्यूनिटी, जिसके बारे में लोग कम चर्चा करते थे, केवल बुद्धि के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर ही चर्चा होती थी, आज वो व्यवहारिक स्तर पर आ गई। चिंतन होने लगा उसके बारे में, तरह तरह के उपक्रम करने लगे। इतना ही नहीं, केवल आयुर्वेद नहीं, होम्योपैथी होगी, नेचुरोपैथी होगी, सिद्धा होगा, सभी प्रकार के आयुष पद्धतियों की स्वीकार्यता बढ़ गई है, और आज पूरे विश्व के अंदर इनके बारे में चर्चा ही नहीं, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, उसमें पढ़ना चाहते हैं, आगे रिसर्च भी कर रहे हैं। वास्तव में चिकित्सा पद्धतियों की दृष्टि से, आयुष चिकित्सा पद्धतियों की दृष्टि से यह कोरोना कालखंड एक स्वर्णिम कालखंड के रूप में आया है। वैसे ही जो दवा बनी, काढ़ा एडवाइजरी हुई, लोगों ने कॉमर्शियलाइजेशन किया, उसका आवश्यकता भी थी। तरह तरह के काढ़े आज दिखाई देने लगे, दुकानों पर जाइए एक सामने ही दिखाई पड़ते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स काढ़ा, और इनमें थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा भी आ गई। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वीकार होती है, अच्छा परिवर्तन लेके आती है। इतना ही नहीं तो एलोपैथिक डॉक्टर्स का आयुर्वेदिक सिस्टम से होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया, एक दूसरे को लोग समझने लगे। ये इस कोरोना कालखंड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। घरेलू उपयोग में आने वाले मसाले, हमारी चटनी,
विभिन्न औषधीय पौधे, इनकी जानकारी, इनको लगाना और इनके बारे में चर्चा करना आज का एक सहज स्वाभाविक कार्य हो गया। इनकी उपयोगिता भी लोगों को ध्यान में आ गई है। इतना ही नहीं, और एक काम हुआ। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर इस कालखंड में कोविड नहीं रहा होता तो दूसरे रोग इस मौसम परिवर्तन के कारण से होते ही है। दूसरे रोग अब बहुत कम हो गए, हॉस्पिटल्स में कम भी जाते हैं, जगह भी कम है थोड़ी सी, तो घर पर ही उपचार करने के लिए विचार करने लगे कि छोटे मोटे रोगों का तो हमको घर में ही उपचार कर लेना चाहिए। यह पद्धति अगर स्वीकार हो गई तो आने वाले भविष्य के लिए जितने वास्तविक रोगी हैं उनको हॉस्पिटल्स में पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था मिल सकेगी। फिर वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति प्राकृतिक दृष्टि से देखें, स्वच्छ हो गई, पर्यावरण भी अच्छा हो गया, सुंदर हो गई प्रकृति। वाटर बॉडीज, हमारी तालाब, नदी, झील, नहर सब शुद्ध साफ दिखाई देने लगे हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो वेंटिलेटर्स बनाना बहुत कम थे। महिंद्रा जैसी वाहन बनाने वाली कंपनी ने भी वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया। तरह तरह के सेंसर्स डेवलप हो गए। मंदिर में जाना है, घंटा बजाना है, आपको केवल हाथ उठा लेना है, दूर से आपके नाम का घंटा आपके सामने ही बज जाएगा। दरवाजे सेंसर से खुलने लगे, नल सेंसर से खुलने लगे हैं, बंद होने लगे हैं। तो तरह तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी हुए। इन सबके साथ साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आई। हमने इस सबके कारण साथ साथ उस नेगेटिविटी को भी ध्यान रखना है जिससे वो ना बढ़े। कुछ स्थानों पर घरेलू हिंसा में वृद्धि हो गई जो नहीं होनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में बड़ा नुकसान भी हुआ। कुछ स्थानों पर करप्शन जो नहीं होना चाहिए था दिखाई देने लगा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डाटा का नेक्सस, पैसा, डाटा, यह करप्शन के रूप में दिखाई देने लगा। फर्जी डाटा बना। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, बताते तो बहुत दुख होता है। फार्मा कंपनी, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस कुछ जगह दिखाई देता है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मनोरोगी बढ़ गए इस क्षेत्र में। और कल तो और एक समाचार पढ़ा होगा सबने कि 2000 रुपए के नोट, जो करेंसी नोट हैं, 17 करोड़ नोट, 17 करोड़ राशि के नोट ये खराब हो गए। किस लिए? कि ज्यादा सैनिटाइज किया, ज्यादा धुलाई कर दी, धूप में सुखाए, रंग उड़ गया। ऐसे नेगेटिविटी आगे के ध्यान रखने के लिए कि ये ना हो। कुल मिलाकर यह कोरोना कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, लोगों को सिखाने वाले रहा, जीवन के नए आयाम खोलने वाले रहा, धैर्य पूर्वक काम करने वाला रहा, पॉजिटिविटी सिखाने के लिए रहा। और इसीलिए मैं निष्कर्ष के रूप में 4 P's का फॉर्मूला निष्कर्ष के रूप में निकालता हूं। पहला P है पेशेंस, धैर्य रखना। आज अनलॉकिंग में पेशेंस माने धीमे धीमे चलेगी, दूरी रहेगी रहेगी, तो हमको पेशेंस बढ़ाना ही चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। पहला P है पेशेंस। दूसरा P है प्रिवेंशन। हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को जितना कर सकेंगे, समझ सकेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रह सकते। प्रिकॉशन, ऐसे रोगों से दूर रहना, व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना के रखना, सावधानी, यह बना के रखेंगे तो ठीक रहेगा। और चौथा P है पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी ही हमको बहुत सारे अच्छे निष्कर्षों तक पहुंचाएगी, एक दूसरे से जोड़ेगी। केवल जोड़ेगी नहीं, हर व्यक्ति के जीवन को पुष्पित पल्लवित करने में सर्वाधिक सहायक होगी। ऐसे पेशेंस, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन एंड पॉजिटिविटी, ये 4 P's के आधार पर हमने आकलन करेंगे तो हम देखेंगे कि यह कोरोना कालखंड हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। केवल व्यक्ति के लिए नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए, संपूर्ण देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। इस आधार पर हमने देखना शुरू किया तो हम देखेंगे कि जीवन भर
हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके चलेंगे तो हर व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को सरलता से प्राप्त ही नहीं कर सकता है, वह एक स्वर्णिम युग में पहुंच सकता है और संतुष्ट जीवन जी सकता है। मुझे लगता है इस समय इतना ही मुझे बोलना चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब, आपने हर बार की तरह हमें नई दिशा दी है और आज ये 4P का फार्मूला जो आपने दिया है निश्चित रूप से हमारे सभी भारतवासियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला केस भारत में आया था और आज 30 अगस्त 7 माह हो चुके हैं और इन 7 माह का पूरा निष्कर्ष भाई साहब ने अपने इस पाठ्य में हम लोगों को दिया है। क्योंकि भाई साहब लगातार रोज भारत ही नहीं विश्व भर की सारी खबरों पर निगाह रख रहे हैं, उसके आधार पर ही भाई साहब ने ये 4P का फार्मूला हम लोगों को दिया है। निश्चित रूप से हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। अब हमारे बीच हमारे अगले मुख्य वक्ता डॉक्टर गौरव पांडे जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा गौरव पांडे जी से कि वो कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। अवनीश जी, गौरव पांडे जी का वीडियो पिन कर दीजिए। मैं उससे पहले अपने श्रोताओं को गौरव पांडे जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर गौरव पांडे जी इस समय ICPGI लखनऊ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर गौरव पांडे जी ने MBBS MD DNB के अलावा कई फेलोशिप भी प्राप्त की हैं और INASL की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं। डॉक्टर पांडे 2002 से लगातार अध्यापन में हैं और इनके रिसर्च के इंटरेस्ट के कारण इनके कई पेपर्स को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में स्थान भी मिला है और बहुत इनाम भी, अवार्ड्स डॉक्टर गौरव पांडे जी को मिले हैं। इसके अलावा डॉक्टर गौरव पांडे को अपनी रिसर्च पेपर के पढ़ने के लिए विदेशों में भी कई स्थान पर आमंत्रित किया है और विंडोस्कोपी स्किल के कारण वर्ल्ड के टॉप विंडोस्कोपिस्ट में डॉक्टर गौरव पांडे जी का नाम है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपनी व्यस्त समय में, इस समय जो ICPGI में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, जैसा सभी लोग जानते हैं कोविड का बड़ा अस्पताल है, सारे वहाँ PIPs लोगों का ट्रीटमेंट रहता है और अपने उस व्यस्त समय में डॉक्टर गौरव पांडे जी ने हमें समय दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ सर का। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर गौरव पांडे जी से कि वो अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर गौरव पांडे। डॉक्टर अवनीश जी, उनकी वीडियो को पिन कर दीजिए। जी जी स्क्रीन पे अभी शायद नहीं आ रही। नहीं वो आ जाएगा कर ठीक। देंगे वीडियो। हाँ सर। सर स्क्रीन आ रही है सर? यस सर स्क्रीन जी आ रही है, आप शुरू करें सर। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री स्वतंत्र देव जी, श्री अशोक वार्ष्णेय जी, श्री अभय तिवारी जी, श्री अतुल वार्ष्णेय जी, श्री भृगुपति पांडे जी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। कोविड की इस महामारी में मैं आपके सामने अपने साथ PGI के जो मरीजों के साथ इलाज हुआ और उनका क्या रिजल्ट आया और कोविड के बारे में जो मेरी जानकारी है कुछ रखना चाहूँगा। तो कोविड एक्चुअली अपने आप एक RNA वायरस है। RNA वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके खिलाफ वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तक विश्व में जितने भी RNA वायरस की बीमारी है उसमें से वैक्सीन बनाना सभी बीमारियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। RNA वायरस के एग्जाम्पल में एक हेपेटाइटिस C वायरस है, इसके पहले कोरोना वायरस आया था, मर्स आया था, फिर ये कोरोना 19 वायरस आया। तो RNA वायरस कई प्रकार के होते हैं और इन सभी के लिए वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल है। तभी अभी तक इतने अथक प्रयास और इतने ज़्यादा देशों के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, फिर भी इफेक्टिव वैक्सीन बन के नहीं आई। लेकिन उम्मीद है कि कुछ महीनों में शायद कहीं ना कहीं से वैक्सीन आए। वैक्सीन आएगी भी तो इम्यूनिटी कितनी देगी और कितने लंबे समय तक देगी, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी तक जितने भी और RNA वायरस हैं उन सब के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति रही है वैक्सीन बनाना।
कोरोना वायरस 19 की एक स्पेशलिटी है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही जल्दी आपके आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क में जो लोग हैं वो 60-65 साल के ऊपर हैं, स्पेशली 65 साल के ऊपर, जिनकी ओवरऑल धीरे धीरे लड़ते उम्र के साथ इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और ये कोरोना वायरस से सिम्टोमेटिक और सीवियर इन्फेक्शन के रिस्क पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। पूरे विश्व में देखा गया है कि उम्र के साथ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या लंग की बीमारी है या कैंसर है, उनमें इस तरह के रोगों की सीरियसनेस ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों को ये कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, जो लोग कोमॉर्बिडिटी से परेशान होते हैं, उनको बिना कोमॉर्बिडिटी के लोगों की तुलना में ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है। उनमें बुखार, सांस की तकलीफ, खांसी और कमज़ोरी ज़्यादा मात्रा में देखी गई है। इसी प्रकार अगर डेथ रेट देखें तो 60 से 65 में 3.5 से 4%, 70 से 80 में करीब 8% और 80 से ऊपर 15 से 20% लोगों की डेथ कोरोना में देखी गई है, जो डेथ रेट 50 साल या उससे कम में काफ़ी कम पाई गई है। तो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी बढ़ती है, वैसे वैसे कोरोना की सीरियसनेस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है। बच्चों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके होने की और सीरियस होने की संभावना काफ़ी कम देखी गई है। अब ये क्यों होता है? कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है और इसका एक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन होता है जो बिल्कुल हेयर पिन की तरह वायरस से निकला रहता है और ये शरीर में एक रिसेप्टर होता है, एस रिसेप्टर, जो कई शरीर के कई भागों में पाया जाता है। ये नाक में, साइनस में, लंग में, हार्ट में, पेट में, किडनी में, ब्लड वेसल्स में, नर्वस सिस्टम में, सब जगह ये पाया जाता है। ये इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इन सभी जगहों पे कोरोना वायरस फैल सकता है और उन ऑर्गनों को खराब कर सकता है। ये वायरस शरीर में, ये कोरोना वायरस का एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि कोरोना वायरस के कारण जो नलियां हैं जिसमें खून दौड़ता है वो बंद हो सकती हैं। सबसे पहले इसका असर छाती पे आता है, तो छाती में कोरोना वायरस से डैमेज के अलावा खून की नलियां अगर बंद हो जाएं तो खून की नलियों में ऑक्सीजन कम जाता है और जो छाती के बलून होते हैं जिसमें हवा भरती है, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, उनमें पानी नहीं आता लेकिन खून की नलियां बंद हो जाती हैं। तो मरीज को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत नहीं होती लेकिन उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम होता है। इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं क्योंकि एल्वियोलाई या जो बलून है जिसमें खून और हवा ऑक्सीजन बदलती है, उसको डैमेज ना कर पाने से आदमी को सांस लेने की तकलीफ उतनी जाहिर नहीं होती जितना कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है। क्योंकि ऑक्सीजन, जो ब्लड है ऑक्सीजन ले जाता है, वो बंद हो गया है। जब खून ही नहीं जाएगा तो एल्वियोलाई के खिंचाव का प्रभाव ही नहीं आएगा। तो हैप्पी हाइपोक्सिया वाली सिचुएशन है जो कोरोना वायरस कर देती है कि सैचुरेशन आपका 100% की जगह 80, 70, 65, 60 भी चला गया है लेकिन सांस लेने की ओवर्ट तकलीफ उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मरीज सड़क पे चल रहा है और सड़क पे ही गिर के बेहोश हो गया और मर गया क्योंकि उसको ये एहसास ही नहीं था कि उसका सैचुरेशन 100 या 90 से कम होकर 60-70 पे आ गया। ये अब इसके कारण ये बीमारी, स्पेशली जो लोग इसका ख्याल नहीं करते, उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ये कोरोना वायरस का एक कार्टून बनाया है, वो कैसे हमारे शरीर पे 14-15 दिन के अंतराल पे काम करती है। शुरू में जब ये वायरस आता है तो धीरे धीरे वायरस की मात्रा बढ़ती है और ये आप पीले रंग का ग्राफ देख रहे हैं, वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा 1 से 5 दिन में बढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे वायरस की मात्रा कम होने लग जाती है। शरीर वायरस के अगेंस्ट लड़ने को तैयार होता है, एंटीबॉडी बनती हैं, टी सेल्स बनती है जो वायरस की मात्रा धीरे धीरे कम कर देती है। लेकिन वायरस की मात्रा कम करने से
एक कुछ अलग इम्यून सिस्टम जिसमें इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 24 और काफ़ी अदर साइटोकाइंस होते हैं, जिनके कारण थ्रोम्बोफीलिया या खून की नसों में क्लॉट जम जाने की दिक्कत शुरू हो जाती है। ये अधिकतर तो छाती में होती है, जहाँ पे छाती के कई ब्लड वेसल्स में खून बंद हो जाता है। जयपुर में 32 लोगों की ऑटोप्सी की गई जिनका देहांत इस वायरस के कारण हो गया, और सभी में देखा गया एसएमएस जयपुर में कि उनके छाती की नसों में खून की जो नलियां थी वो बंद थी, तो ऑक्सीजनेटेड खून पूरे शरीर में हार्ट के माध्यम से जा ही नहीं रहा था। और साथ में इम्यून डिसरेगुलेशन होता है। इम्यून डिसरेगुलेशन में हल्का बुखार भले ही आ पाए, लेकिन अधिकतर जो खून की कुछ जांचें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन बताती हैं या शरीर में सूजन बताती हैं, जैसे सीआरपी, फेरेटिन, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम आपको मिसाल के तौर पे सीआरपी जो 5 से कम 6 से कम होनी चाहिए, इसके काउंट 100 से ऊपर बढ़ जाते हैं। फेरेटिन जो 300 से कम होना चाहिए 2000 या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर में सूजन करती हैं, और इनकी मात्रा जो इन्फ्लेमेशन या जो रेड ग्राफ आप देख रहे हैं वो बढ़ जाती है। तो शुरू में जो मरीज को दिक्कत होती है वो अधिकतर नॉन रेस्पिरेटरी होती है, जिसमें बुखार प्रमुख कारण है। धीरे धीरे जब खून की नलियों में रुकावट आने लग जाती है, इम्यून डिसरेगुलेशन होने लग जाता है, तो सांस की दिक्कत स्पेशली 7वें दिन से बढ़ जाती है। अधिकतर मरीज जो सीरियस होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो 7वें दिन के बाद से होती है। ये 8 से 14 दिन का पीरियड ज्यादा खतरनाक होता है, न कि पहले 7 दिन का। पहले 7 दिन में तो मरीज को हल्का सा बुखार हो सकता है, कमजोरी आए, लेकिन सांस की सर कोई स्लाइड शेयर कर रहे हैं क्या सर? हाँ, स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड नहीं शो हो रही है, स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। अच्छा सर, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ सर स्लाइड शेयर करने की। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है सर, आपकी तरफ से डिसेबल्ड है स्लाइड शेयरिंग। अभी भी होस्ट डिसेबल्ड आ रहा है सर। अब आई क्या सर स्लाइड? स्लाइड आ गई, ठीक है सर। तो मुझे लगा शायद स्लाइड पहले आ रही थी, बस दोबारा जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। तो ये एक वायरस की फोटो है जिसमें हेयर पिन की तरह कुछ तार निकले हुए हैं वायरस से, जो कि एस रिसेप्टर जो शरीर में, छाती में, हार्ट में, पेट में, किडनी में, ब्लड वेसल्स में और नर्वस सिस्टम में होता है, उससे जुड़ के सेल्स के अंदर आ जाते हैं और सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा खून की नलियां वायरस के कुप्रभाव के कारण सूजन में और थ्रोम्बोसिस, खून की नलियां में खून जम जाता है, जिसके कारण खून की नलियों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये जब छाती में दिक्कत होती है, छाती में खून साफ या ऑक्सीजन की मात्रा छाती में नहीं बढ़ पाती, इसके कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। ये एक स्लाइड है जिसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में वायरस की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन 7 दिन के बाद वायरस की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और जो उसके कुप्रभाव हैं, जो थ्रोम्बोफीलिया है, खून जमना नलियों में, इम्यून डिसरेगुलेशन है जिसके कारण साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स बढ़ जाते हैं, सीआरपी बढ़ जाती है जो मैंने पहले बताया था, उनके इफेक्ट ज्यादा दिखने लग जाते हैं। और तभी ऑक्सीजन की दिक्कत और छाती की दिक्कत अधिकतर 7 दिन के बाद आती है। और शुरू में नॉन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में बुखार, कमजोरी, हल्का जोड़ों में दर्द ज्यादा आती है। इसका सीधा सीधा असर दवाओं पे पड़ता है कि शुरू के 7 दिन में एंटी वायरल मेडिकेशन जैसे रेमडेसिविर है, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद वायरस मेडिकेशन से ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जैसे स्टीरॉयड है और खून पतला करने की दवा जैसे हिपेरिन है, इनकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। इनके इलाज से ज़्यादा लोग बचते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि वायरस किस तरह काम करती है, उसी का एक अलग कार्टून है, पर इतने डिटेल में ना जाके मैं आपको बताऊं कि क्या क्या सिम्टम्स ये शुरू में करती है। तो शुरू के पहले के 5-7 दिनों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैर में दर्द,
गले में दर्द हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। लूज मोशन जब होता है तो अधिकतर कई बार सीरियसनेस बढ़ भी सकती है। अगर लिवर एंजाइम्स एसजीओटी एसजीपीटी बढ़े हों और लूज मोशन भी हो रहा हो, इसका मतलब छाती के अलावा पेट पे भी वायरस का असर आने लग गया है। सबसे पहले ये सर्दी खांसी जुकाम ही क्यों होता है? अधिकतर वायरस जो है ना शरीर में सबसे ठंडे पार्ट में रहता है। ये बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा 0 डिग्री या 10-20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास उतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो अगर गर्मी के समय में देखा जाए तो हमारे सबसे ज्यादा ठंडा पोर्शन नाक और साइनस और गला ही रहता है, जहां से हमारी हवा की सबसे ज्यादा एक्सचेंज होती है। प्लस यही रास्ता है जिससे वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो मास्क लगाने से काफी ज्यादा इसमें प्रोटेक्शन होती है। इस स्टेज से करीब 85 से 90% लोग निकल जाते हैं। तभी अधिकतर लोग इसमें एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं और बुखार के बाद आगे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। 85% लोग इसी पहले 7 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं, जो ये बड़ी बात है। सिर्फ 10 से 15% लोग, स्पेशली जो 60 या 70 साल के ऊपर हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड बाकी दिक्कतें हैं जो मैंने शुरू में बताई थी, उन कारणों से वो सिम्टोमेटिक पल्मोनरी फेज में जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन जो आदमी का तकरीबन रेस्ट पे 9900 रहता है, वो 94 से कम आने लग जाता है। जैसे ही अगर आपके पास घर पे पल्स ऑक्सीमीटर हो, कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जरूर एक रखना चाहिए घर पे पल्स ऑक्सीमीटर, जो करीब 1000 रुपए के आसपास बाजार में मिलता है। और जैसे ही 94 एक बड़ा क्रिटिकल मार्क है कि 94 से कम सैचुरेशन होने पर अस्पताल के बारे में जरूर विचार करना चाहिए और होम क्वारंटाइन से निकलना चाहिए। 94 एक बड़ा क्रूशियल नंबर है। 91, 90 उससे नीचे जाते ही बीमारी बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत आगे आ सकती है। भले ही उस वक्त हैप्पी हाइपोक्सिया हो और उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं लग रही हो, लेकिन सैचुरेशन कम होना ही अपने आप में ये बताता है कि दिक्कत 1 से 2 दिन के अंदर बढ़ने वाली है और उनको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती होने के बारे में सोचना चाहिए। इसमें जो 2 मेन दिक्कतें होती हैं, वो सांस की नली में खून बंद होने लग जाता है, जाम होने लग जाती है, और इम्यून जो लड़ने की शक्ति है वो कंप्लीटली हे वायर चली जाती है। बहुत ज्यादा टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं शरीर में और शरीर में एक तरह का तूफान लाते हैं, जिसमें शरीर की हर अंग में अलग अलग इंटरल्यूकिन्स होते हैं, जिसके कारण ब्लड वेसल्स और डैमेज होती है, पानी बाहर शरीर में लीक होता रहता है, टिश्यू डैमेज होता रहता है, और मैक्रोफेज जो लड़ने की शक्ति एक है वो एक्टिवेट होके शरीर के अंदर ही डिस्ट्रक्शन ज्यादा करने लग जाता है। इसको पल्मोनरी फेज कहते हैं, जहां पे मेन डिस्ट्रक्शन छाती पे होता है। बहुत कम मरीजों की किडनी खराब या हार्ट कमजोर भी होता है, लेकिन छाती पे मेन प्रभाव आता है। छाती पे भी 2 तरह के प्रभाव आते हैं, एक इसको अर्ली कहते हैं और दूसरा लेट कहते हैं। अर्ली प्रभाव है, इसमें मेन जो इसका इफेक्ट है वो इलाज पे आता है। जो अर्ली या एल फेज होता है पल्मोनरी फेज का, उसमें पेशेंट को वेंटिलेटर अवॉइड करना चाहिए जितना हो पाए। वेंटिलेटर की जगह हाई फ्लो नेजल कैन्युला जैसे एक मशीन आई है जो वेंटिलेटर से काफी सस्ती है, तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास उपलब्ध है, जबकि वेंटिलेटर का दाम 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का होता है। और इसमें ऑक्सीजन को काफी फोर्स से सिर्फ नाक के कैनुला से दे सकते हैं, जो मरीज के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस फेज में वेंटिलेटर अवॉइड करना चाहिए। अधिकतर मरीज इस फेज में, जो 10 से 15% मरीज पल्मोनरी फेज में आते हैं, उसमें से अधिकतर मरीज इस फेज में ठीक किए जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर भी उसमें से एक छोटा प्रोपोर्शन मरीज का रह जाता है जो एच फेज या एडवांस्ड लेट पल्मोनरी फेज में चला जाता है। ये अधिकतर 14 दिन के बाद होता है और इसमें फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन वेंटिलेटर से ज्यादा हाई फ्लो नेजल कैन्युला, जो नाक में छोटी सी ट्यूब लगा के उसमें फोर्स से ऑक्सीजन देते हैं, ये मशीन सस्ती भी है, सरल भी है और मरीज को भी बड़ी लाभकारी होती है। मरीज मुंह से खाना खा सकता है, मुंह से बात कर सकता है, नाक में छोटा सा ट्यूब लगा हुआ जिससे ऑक्सीजन जा रहा होता है।
हेलो जी सर, आवाज आ रही थी सर। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, अब आ रही है। अब श्री सर कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा सर, तो अभी स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही सर? जी सर, स्क्रीन भी आ रही है, पैथोफिजियोलॉजी आ रहा है। ठीक है सर। तो सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक नॉन पल्मोनरी फेज में बुखार अधिकतर होता है और सिम्टोमेटिक पल्मोनरी फेज में सांस की तकलीफ ज्यादा होती है। सांस की तकलीफ दो कारणों से होती है, एक तो खून की नली बंद हो जाती है और दूसरा जो इम्यून सिस्टम जो लड़ने की शक्ति हमारी देता है वो कंप्लीट डिसएरे में चली जाती है सर, और फुल छाती स्क्रीन कर लीजिएगा के सर। साथ कई ऑर्गन डैमेज सर, करती फुल है। स्क्रीन कर लीजिएगा स्लाइड में। फुल स्क्रीन कर ले रहा हूँ सर। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक। जी सर। ठीक है सर। तो सिम्टोमेटिक पल्मोनरी फेज जो अधिकतर 7 दिन के बाद शुरू होता है, जैसे ये सब शायद पहले मिस हो गया होगा, कनेक्शन कट गया होगा, दोबारा बता देता हूं। जो सिम्टोमेटिक नॉन पल्मोनरी फेज है ये शुरू के 7 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। इसके पहले की स्लाइड देखी थी क्या? देखी थी? ये सब ठीक देखा। ठीक है सर। हाँ हाँ। तो सिम्टोमेटिक नॉन पल्मोनरी फेज शुरू के 5 से 7 दिन तक खत्म हो जाता है, जिसमें मेन बुखार, सर्दी जुकाम, हाथ पैर में दर्द, गले में दर्द और कुछ लोगों को लूज मोशन होता है। इसी स्टेज में 85 से 90% लोग रिकवर कर जाते हैं। शरीर में लड़ने की शक्ति जो इनेट इम्यूनिटी के कारण होती है वो वायरस को कंट्रोल कर लेती है। इस स्टेज में एंटीवायरल दवा जैसे रेमडेसिविर काम कर सकती है और वायरस की मात्रा कम कर सकती है, लेकिन रेमडेसिविर की स्टडी में जिंदगी बढ़ती है ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। रेमडेसिविर सिर्फ वायरस की मात्रा कम करती है। 7 दिन के बाद सिम्टोमेटिक पल्मोनरी फेज होती है, जिसमें सिर्फ 10 से 15% लोग ही जाते हैं। 10 से 15%, करीब 85 से 90% लोग पहले 7 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। इम्यूनिटी या लड़ने की शक्ति उनकी अच्छी होती है। वो 10 से 15% लोग अधिकतर ज्यादा उम्र वाले और साथ में कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की दिक्कत, किडनी की दिक्कत, कैंसर या बाकी रोगों से ग्रस्त होते हैं। सिम्टोमेटिक पल्मोनरी फेज में अगर आदमी के पास पल्स ऑक्सीमीटर हो तो पता लगा सकता है कि सिम्टोमेटिक पल्मोनरी फेज कब शुरू हुआ। ये पल्स ऑक्सीमीटर बड़ी छोटी सी मशीन होती है जो जिससे आप हाथ में अपना सैचुरेशन और पल्स देख सकते हैं। सैचुरेशन 94% से कम आए तो एक बड़ा क्रिटिकल फेज होता है, जिसमें आपको अस्पताल। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। तो 94% या उससे कम सैचुरेशन जाए तो एक बड़ा क्रिटिकल फेज माना जाता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने के बारे में सोचना चाहिए। अगर सैचुरेशन आपका 94 से ऊपर भी आ रहा है, लेकिन सपोज आपने 4 मिनट से 6 मिनट तक रूम में आराम से वॉकिंग करी, तेज गति से नहीं, आराम से वॉकिंग करी, और उस आराम से चलने में ही सैचुरेशन 4% से कम हो गया। सपोज आपका रेस्ट पे सैचुरेशन 96% है और आपने रूम में 5-6 मिनट वॉकिंग करी, बाथरूम गए, बाथरूम से आए, तो देखा सैचुरेशन आपका 96 से 91 पे आ गया, 4 से ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब लंग में इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं और आपको अस्पताल में भर्ती होने के बारे में इंतजाम करना पड़ेगा। ये 2 बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्लिनिकली, जो मरीज होम क्वारंटाइन में अपना इलाज करा रहे हैं उनके लिए, कि सैचुरेशन 94% से कम या सैचुरेशन 94 से ज्यादा हो और घर पे 4 से 6 मिनट आराम से वॉकिंग करने के बाद सैचुरेशन 4% से ज्यादा कम हो रहा हो, तो अर्जेंट अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा बीमारी तेजी से बढ़ेगी और घर पे संभव नहीं हो पाएगा इलाज कराना। ये 2 कारणों से होता है। एक तो खून की नलियां जो छाती में होती हैं वो बंद हो जाती हैं और जो शरीर में लड़ने की शक्ति है वो बिल्कुल हेवायर चली जाती है। साइटोकाइन स्टॉर्म एक तरह का तूफान आता है साइटोकाइंस का, इन्फ्लेमेशन का, जो लंग को स्पेशली डैमेज करती है। जो छाती का फेज है वो 2 प्रकार का होता है। पहला अर्ली फेज होता है जो 8 से 10-12 दिन 14 दिन तक रह सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जैसे स्टीरॉयड और हेपेरिन जैसी दवा जो ब्लड क्लॉट्स को ब्लॉक करती है, खून को पतला करती है, खून को जमने नहीं देती नसों में, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये इस समय दवा प्रॉपर डोज में दी जाए तो अधिकतर मरीज बच जाते हैं। अर्ली फेज में एक और इलाज में इंपॉर्टेंट इशू है कि इसमें वेंटिलेटर पे न डाल के हाई फ्लो नेजल कैनुला एक मशीन है जिसमें नाक से ही ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन प्रेशर से, और काफी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसको लगाया जाए तो अधिकतर मरीज अर्ली एल फेज से ही निकल सकते हैं।
अनफॉर्चुनेटली बहुत कम पेशेंट लेट पल्मोनरी फेज में जाते हैं, जिसको ARDS भी कहते हैं। इसमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर पे जाने के बाद हालत ऑब्वियसली बड़ी नाजुक हो जाती है और मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मरीज कितनी जल्दी मरीज की हालत में सुधार आता है। तो ये मैंने आपको क्लिनिकली एक रिस्क सर्टिफिकेशन दी। सबसे पहले मरीज आए, जांचों से पता लग जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन से पता लग जाता है कि वो किस हालत में है। आपको मरीज की उम्र के साथ मोटापा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब कैंसर है, हार्ट की दिक्कत है, छाती की दिक्कत है, पहले से लिवर सिरोसिस है, किडनी खराब है, खून अनीमिया है, या खून का कैंसर है, या दिमाग की कोई दिक्कत है, इन लोगों को स्पेशल अटेंशन देके अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। 60-70 साल से ज्यादा उम्र है, वो भी हाई रिस्क में आते हैं। एक इनका असेसमेंट करने के बाद आपको उस मरीज की सैचुरेशन देखना चाहिए। मोर देन 94% रूम एयर पे है और 1 मिनट में 24 से कम बार सांस ले रहा है, तो अधिकतर उम्मीद है कि उसको छाती के सीटी में निमोनिया नहीं आएगा। अगर रूम एयर में 90% या उससे कम का सैचुरेशन है, सांस की गति 1 मिनट में 30 हो जा रही है, और तो बहुत उम्मीद है कि छाती में निमोनिया आएगा और बहुत बड़ा पोर्शन लंग का डैमेज होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल अधिकतर मरीज होम क्वारंटाइन पे हैं और एक सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर से घर पे ही अपना सैचुरेशन देख सकते हैं और अपने छाती पे हाथ रख के 1 मिनट में देख सकते हैं कि वो कितनी बार सांस ले रहे हैं। ये 2 सरल टेस्ट हैं जो अपने आप घर पे कर सकते हैं, और अगर रूम सैचुरेशन 94% से कम या सांस की गति 24 से ज्यादा आ रही है तो अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है सर। तो शुरू में जो माइल्ड बीमारी होती है जिसमें सैचुरेशन 94 से ज्यादा और सांस की गति 24 से कम होती है, उसमें तो क्रोसिन की जरूरत पड़े बुखार के लिए, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, जिंक, इन सब चीजों से ही काम हो जाता है। लेकिन जो सीवियर मरीज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सैचुरेशन 90 से कम, हार्ट की गति 30 से ज्यादा, या रूम पे 4-5 मिनट वॉक करने से सैचुरेशन 5% या उससे ज्यादा कम हो रहा है, तो अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में जो मेन दवाएं हैं वो एक है खून पतला करने की दवा, एंटी कोआगुलेशन जिसको कहते हैं, जिसमें हिपैरिन, इनॉक्सीपैरिन आती है जो इंजेक्शन से देते हैं। इसका मेन काम है खून पतला हो, शरीर में क्लॉट, छाती में क्लॉट ना जमे, जो छाती में क्लॉट जमे हैं वो जल्दी टूटें। और दूसरा है स्टीरॉइड्स, जैसे डेक्सामिथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इन 2 दवाओं का बहुत ही प्रमुख रोल पाया गया है। इन 2 दवाओं से अधिकतर लोग जो पल्मोनरी फेज में जाते हैं वो निकल के सकुशल आ पाते हैं। इन दोनों दवाओं को उचित समय पर देना बहुत अनिवार्य है। अगर आप स्टीरॉइड आपने पहले दे दी जब मरीज को उसकी जरूरत नहीं है, तो स्टीरॉइड शरीर में लड़ने की शक्ति कम करता है और वायरस की मात्रा बढ़ भी सकती है। तो स्टीरॉइड को तभी देना है जब शरीर में साइटोकाइन स्टॉर्म आया है, दिक्कत बढ़ रही है। आप घर बैठ के स्टीरॉइड लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्टीरॉइड के अपने इंडिकेशन हैं। जब तक मरीज सीवियर कंडीशन में नहीं आता, माइल्ड सर आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ रुक गया। वहीं पर ही कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। वेट कर लेते हैं 2 मिनट, नेटवर्क पे फिर आ जाएगा। पहले भी अपने आप ही जुड़ गया था ना। जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव और मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील शर्मा सर, देख रहे हैं हमको। नायक सर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर GS सर जुड़े हुए हैं। वो उनका सर का कनेक्शन हट गया होगा। डॉक्टर सुमन शर्मा मैम भी जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। किसी जुड़े सर? नहीं, अभी दोबारा शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ कनेक्शन में।
पिछली बार अपने आप जुड़ गए थे जब पहले कटा था। जुड़ गए। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आ रही है सर। यहाँ पता नहीं इंटरनेट ठीक आ रहा था पर शायद कुछ गड़बड़ हो जा रही हो। जी सर, हाँ आप जल्दी जल्दी कर दीजिए सर। ठीक ठीक, मैं अभी कर दे रहा हूँ सर। हाँ तो ये मैंने आपको इलाज के कुछ आयाम बताए। एक इसमें बहुत ही जरूरी चीज है पेट के बल सोना। पेट के बल, अधिकतर छाती का जो हमारा पार्ट है वो पीठ के बल पर ज्यादा होता है। तो जब आप पेट के बल सोते हैं तो पीठ में जो छाती का पार्ट है उसमें ज्यादा हवा जाती है। तो पीठ के बल ना सोएं, पेट के बल या करवट सोएं, जिससे ऑक्सीजन छाती में ज्यादा जाएगा। और जब छाती डैमेज भी हो फिर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन काफी हद तक रहेगा। तो पेट के बल सोने की हैबिट डालनी चाहिए। प्रोन वेंटिलेशन भी इसको कहते हैं, कि पीठ में जो छाती का पार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा खुले। पेट के नीचे लिवर होता है जो छाती को नीचे बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने से रोकता है। इसलिए पीठ के बल न सोने की बजाय पेट के बल सोने से, एक रेगुलर प्रैक्टिस करने से कोरोना मरीजों को आगे बीमारी जैसे अगर बढ़े तो उसमें काफी फायदा होता है। जो मेन दवाएं हैं मैंने ऑलरेडी इस पर चर्चा कर ली हुई हैं। जो एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर और फ्लेविपिराविर, वो शुरू के 10 दिनों में ही काम करती है। 10-12 दिन के बाद ये बहुत ज्यादा काम नहीं करती। इनका मेन काम होता है वायरस कम करना, लेकिन वायरस 7-8 दिन के बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज्यादा दिक्कत करता है, ना कि वायरस। उसमें स्टीरॉयड और खून पतला करने वाली दवाओं का असर ज्यादा होता है, न कि वायरस की दवा कम करने की। फिर एक प्लाज्मा थेरेपी आई है। प्लाज्मा थेरेपी में जो लोग ठीक हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं उन लोगों को जिनको वायरस का इन्फेक्शन है। काफी लोगों से गुजारिश की जा रही है, कई जगह प्लाज्मा बैंक खोले गए हैं। प्लाज्मा बैंक में कोविड पॉजिटिव लोगों का ठीक होने के बाद प्लाज्मा लिया जा रहा है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी करती क्या है, कैसे इससे लोग ठीक होते हैं? नॉर्मली प्लाज्मा थेरेपी में वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी होती है और सूजन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं। तो एंटीबॉडी वायरस से चिपक के वायरस का असर कम करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो शरीर में पूरी तरह से सूजन वायरस के कारण आई है उसको कम करती है। ये दो इफेक्ट प्लाज्मा के होते हैं, जो दोनों इफेक्ट मरीज के लिए लाभकारी होते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी सबको देनी चाहिए। क्या इससे जादू हो जाएगा? एक्चुअली अगर आप पहले की स्टडी देखें तो वायरस की मात्रा 7-8 दिनों के बाद धीरे धीरे कम होने लग जाती है और मरीज की हालत अधिकतर 7-8 दिनों के बाद ही खराब होती है, जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत या वेंटिलेटर की जरूरत होती है। 7-8 दिनों में अधिकतर लोगों में एंटीबॉडी बनने लग जाती है। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी पे अमेरिका में या एम्स में या हमारे यहाँ तो जो स्टडी हुई है उसमें मिला जुला असर रहा है। एम्स में भी इनिशियल इफेक्ट आया, अमेरिका से भी इनिशियल इफेक्ट आया है। तो इसको रामबाण की तरह नहीं ले सकते कि सबको प्लाज्मा दे दें, क्योंकि जब तक प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है शरीर एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। और प्लाज्मा, कुछ लोग कहते हैं कि प्लाज्मा जल्दी दे दिया जाए, तो प्लाज्मा एक फॉरेन प्रोटीन है जो कई बार शरीर में जाके इल इफेक्ट भी करता है और शरीर डैमेज भी कर सकता है। तो खून और प्लाज्मा के कारण कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो जाता है। ट्राली एक इफेक्ट है इसमें, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी। ट्रांसफ्यूजन आपने प्लाज्मा या ब्लड का दिया तो उसमें लंग इंजरी बढ़ सकती है, इसलिए सबको प्लाज्मा नहीं दे सकते। और कई लोगों को जब प्लाज्मा देने की जरूरत 7 से 10 दिन पे आती है तो उनके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन जाती है। तो अभी तक प्लाज्मा थेरेपी में जितनी ट्रायल हुई हैं उनका मिला जुला असर आया है, कहीं भी इसको रामबाण की तरह नहीं देखा जा रहा। कुछ लोगों में जरूर फायदा होता है लेकिन सब में हो ऐसा नहीं कह सकते। प्लाज्मा काम कैसे करती है? शरीर से आपका खून निकाल के उसमें से प्लाज्मा को रिमूव कर दिया जाता है। डोनर प्लाज्मा को आपके शरीर के अंदर मशीन से डाला जाता है और डोनर प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी हैं और सूजन कम करने की एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन तत्व उपलब्ध हैं, ये आपके शरीर में जाके बेनिफिशियल इफेक्ट करती हैं और कोरोना के रोकथाम में और उसके इन्फ्लेमेशन को रोकने में मदद करती हैं। कोरोना छाती के अलावा शरीर के कई ऑर्गन पे डैमेज करता है। सबसे ज्यादा असर न्यूरोलॉजिकल आया है, जिसमें अगर आपने देखा हो, अगर आप गूगल करें तो कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफी ज्यादा लोगों ने सुसाइड करा है। दुनिया में किसी एक बीमारी में सुसाइड सबसे ज्यादा है तो वो कोरोना वायरस है।
इस पे पहले भी चर्चा हुई थी। कोरोना वायरस मानसिक रूप से काफी असर डालता है, जिसमें डिप्रेशन की टेंडेंसी, सुसाइड की टेंडेंसी काफी बढ़ जाती है। और मैक्सिमम सुसाइड आज पूरे विश्व भर में किसी एक बीमारी के कारण हुए हैं तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण हुए हैं, किसी एक इन्फेक्शन के कारण हुए हैं तो वो कोरोना इन्फेक्शन है। साथ में किडनी इंजरी, लिवर इंजरी, पेट में डायरिया, नौशिया, वॉमिटिंग, खून की नलियों में बहाव बंद हो जाना, हार्ट की दिक्कत, हार्ट अटैक, हार्ट का रिदम एबनॉर्मल होना, एंडोक्रीन फंक्शन में शुगर बढ़ना और स्किन की दिक्कत। मतलब जहां कई ऑर्गन्स में कोरोना वायरस अपना जाल फैला सकता है। कई जगह ये एस रिसेप्टर होते हैं जो मैंने शुरू में बताया था, और एस रिसेप्टर कई ऑर्गन्स को शरीर में डैमेज कर सकते हैं, और ये डैमेज एक्यूट ही नहीं, क्रॉनिक लंबे समय तक चल सकता है। एक बार आप कोरोना से ठीक भी हो गए तो 30 से 40% लोगों को कोई ना कोई लॉन्ग टर्म बीमारी हो सकती है, जिसमें थकावट, हेडेक, जोड़ों में दर्द, रात में नींद नहीं आना, छाती में दर्द, सांस की तकलीफ, 2-3 महीने तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ब्रेन फॉगिंग जिसमें दिमाग में आइडिया नहीं आना, भूल जाना, हार्ट का रिदम एबनॉर्मल, हार्ट अटैक। कई ऐसी दिक्कतें लॉन्ग टर्म तक रह सकती हैं जो एक्यूट कोरोना वायरस को ठीक होने के बाद भी परेशान कर सकती हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें अभी हमें पता नहीं, साल भर 2 साल बाद आए, कैंसर करें या कोई और बड़ी बीमारी करें, जिसका भी हमें पता नहीं लग पाया है, समय के साथ पता लगेगा। लेकिन ये वायरस जिन लोगों को असर करता है सीवियर, वो एक्यूट ही नहीं लॉन्ग टर्म में भी दिक्कत कर सकता है। प्रिवेंशन कई बार बात हो चुकी है, सरकार हर जगह समझा रही है, हाथ धोना, मुंह पे मास्क यूज करना, हाथ में प्लास्टिक ग्लव्स यूज करना, बाहर से सब्जी आए उसको धो के यूज करना, खाना थर्ली कुक करना, भीड़ की जगह पे अवॉइड करना, भीड़ की जगह पे न जाना, या मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल को अच्छे से साफ करके ही घर पे आना, बाहर से जैसे ही आए कपड़े धो लें, फटाफट नहा लें, ताकि अगर कहीं वायरस का संक्रमण हो भी तो घर पे सबको ना फैले और वहीं पे रुक जाए। साबुन से धोने से, नहाने से, सैनिटाइजर यूज करने से, ग्लव पहनने से और सबसे जरूरी मास्क पहनने से काफी हद तक इसका बचाव किया जा सकता है। आता है कौन सा मास्क पहने, सब लोग अलग अलग रंग के मास्क अधिकतर यूज करते हैं। जिसमें मैंने फोटो दिखाई जिसमें 4-5 मास्क कंपेयर करे हैं, उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल N95 मास्क होता है, जो 95% एरोसॉल्स को और लार्ज ड्रॉपलेट को रोक देता है, जो बाकी कपड़े के मास्क नहीं रोक पाते। N95 मास्क क्योंकि बहुत ही टाइट लगता है, लोगों को सांस की डिफिकल्टी लगती है, बहुत ही टाइट लगता है, बहुत ही एक अनयूजुअल फिनोमिना लगता है, लेकिन सभी मास्कों में सबसे ज्यादा यूजफुल N95 या N99 मास्क होता है, और इसको पहनने से काफी ज्यादा हद तक आप कोरोना वायरस को अपने शरीर के अंदर आने से रोक सकते हैं। हम लोग तो रोज अस्पताल जाते हैं, रोज मरीज देखते हैं, कई मरीज वार्ड में पॉजिटिव आते हैं, कोरोना अस्पताल तो अलग है, लेकिन हम सब 95 यूज करते हैं और काफी कम डॉक्टर पीजीआई में पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि N95 मास्क का डॉक्टर और सिस्टर्स रेगुलर यूज करते हैं, इसलिए N95 मास्क का डे टू डे उसकी दिखती है यूटिलिटी की बहुत कम हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव आ रहे हैं N95 मास्क यूज करने में। कोरोना अस्पताल में तो खैर आप पूरा पीपीई किट पहनते हैं, लेकिन हमारे मेन अस्पताल में सिर्फ N95 मास्क पहनकर ही हम मरीज देख रहे हैं, और कई मरीज पॉजिटिव भी आ रहे हैं। ये तो फिर कनेक्शन हट गया। डॉक्टर अवनीश जी, जी सर। फिर कनेक्शन हट गया। मुझे लगता है कि अब हमें अगले वक्त आपको बुला लेना चाहिए। जुड़ गए। ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, ये मेरी आखिरी स्लाइड थी जो मैंने दिखाया, तो वो दोबारा बता जी देता जी। हूँ। तो मास्क के बारे में सर आपने बता दिया।
हाँ सर, मास्क के बारे में बता रहा था। तो N95 मास्क सबसे यूजफुल मास्क है जो हम लोग डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, और काफी हम लोगों को प्रोटेक्शन होती है। काफी कम हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव आए हैं। आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि हाथ धोना, N95 मास्क यूज करना, फेस मास्क, फेस और साइनस अपने नाक कवर रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा एंट्री वायरस की इसी रास्ते से होती है। खांसी करें तो अपना हाथ आगे कर लें ताकि दूर इसका छिड़काव ना जाए। मुंह को कम से कम टच करें, 2 मीटर की दूरी रखें, और अगर घर पे हैं तो घर पे इंटरेक्शन कम रखें। इन सब 5 चीज़ों से काफ़ी हद तक कोरोना को रोका जा सकता है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। साथ में इसके अगर आप इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करें और फिर भी कोरोना इन्फेक्शन हो तो इसकी वायरस की मात्रा काफ़ी कम रहती है और सीरियस बीमारी होने की आशंका कम रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी टॉक बंद करने की इजाज़त चाहूँगा और स्क्रीन फुल शेयर कर लेता हूँ सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार डॉक्टर गौरव पांडे जी। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जी बिल्कुल, मैं बाद में रखूंगा अगर ऐसा कुछ होगा। जरूर अभी सर नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर। मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने हमारी सब जो इच्छाएं थी, हालांकि ये बहुत लंबे समय से इन सब पे चल रहा है, लेकिन आपने कई बिंदु अपने संक्षिप्त में बताए और अपने अनुभव से एक बहुत सही वे में समराइज किया, पैथोलॉजी पूरी प्रिवेंशन से लेके ट्रीटमेंट तक, और हमारे श्रोताओं को बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आपने अपनी भाषा को बहुत ही यूजर फ्रेंडली, जिसको कहते हैं, हमारे सभी श्रोताओं की बहुत आसानी से समझ में आ जाए, उन तरीके से आपने प्रेजेंट किया है और स्लाइड्स को भी दिखाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपने अपने अमूल्य समय से हमारे छोटे समय के नोटिस के बाद आपने हमें इतना अच्छा उद्बोधन दिया, और जरूर हमारे अगर श्रोताओं की कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम बाद में रखेंगे सर। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। अब हमारे बीच हमारे अगले वक्ता डॉक्टर अभय तिवारी जी हैं। अभय तिवारी जी आज किसी परिचय की उनकी आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत लखनऊ जैसे शहर में जहाँ बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, उस जगह डॉक्टर साहब ने लगातार बहुत मरीजों को प्रत्यक्ष लाभ अपनी आयुर्वेदिक दवाओं से पहुंचाया है। डॉक्टर अभय तिवारी जी लखनऊ में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और एक अच्छे वैद्यों में उनका नाम है। इस नाते से शुरू से जो कोविड की शुरुआत से KGMC में लखनऊ के पूर्व BC MLB भट्ट जी की टीम में रहे, और शुरू से वो अपने जो कोविड के मरीज थे उनको किसी न किसी रूप में आयुर्वेद का चिकित्सा उपलब्ध कराते रहे। उसके बाद कई VIP लोग भी जब कोरोना से ग्रसित हुए तो डॉक्टर अभय तिवारी जी ने अपनी आयुर्वेद की चिकित्सा से उनको लाभ पहुंचाया, और अभी भी लगातार डॉक्टर अभय तिवारी जी अपनी आयुर्वेद की चिकित्सा से कई कोरोना के ग्रसित मरीजों को लखनऊ ही नहीं बाहर के मरीजों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं, दवा बाई पोस्ट भेजकर। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं आज कि अपने व्यस्त समय में से हमारे अभय तिवारी जी ने हमें समय आज दिया है। मैं डॉक्टर अभय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अनुभव आयुर्वेद चिकित्सा के हम सब लोगों के बीच शेयर करें। डॉक्टर अभय जी तिवारी, लखनऊ से। धन्यवाद अतुल भाई साहब। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी हाँ। आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री अशोक वार्ष्णेय जी, डॉक्टर भृगुपति पांडे जी, डॉक्टर गौरव पांडे जी, और सभी श्रोतागण। जैसा कि डॉक्टर अतुल जी ने बताया कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। मैं प्रारंभ से ही आयुर्वेद को लेकर के बहुत ही उत्साहित रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद के द्वारा भारत चिकित्सा विज्ञान में अपनी एक महती भूमिका को निभाए और विश्व गुरु बने। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैं सोचता हूँ। जैसा कि अभी अशोक जी ने ही बताया था कि अतुल जी ने बताया था कि मार्च के आखिरी सप्ताह में हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ। लगभग लॉकडाउन शुरू होते ही कोरोना के ट्रीटमेंट का अधिकार किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक को नहीं था। इवन किसी भी चिकित्सक को अधिकार नहीं दिया गया था। ज्यादातर अधिकार केवल संस्थानों को, हॉस्पिटल को था। ICMR की गाइडलाइन के तहत इलाज चल रहा था।
लेकिन मुझे शुरू के पहले लास्ट हफ्ते में ऐसा लगा कि आयुष को इससे बिल्कुल ही दूर रखा गया था 29 तारीख से पहले। तो मेरे मन में विचार आया कि हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और हम इतने आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, अगर हम लोगों को इस मेन स्ट्रीम से दूर रख दिया जा रहा है तो खुद को बड़ा आत्मग्लानि बोध हुआ। इस आत्मग्लानि बोध के कारण मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को 26 तारीख को अपने से एक चिट्ठी लिख के भेजी, व्यक्तिगत चिट्ठी मैंने भेजी, और उनमें उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि सर ऐसा है कि हम लोगों को भी चिकित्सा में कुछ स्थान दिया जाए, और जैसा कि आयुर्वेद कहता है, आप अधिकतर आयुर्वेदिक चिकित्सक है, जानते हैं कि नासा ही शीर्षो द्वारा, नाक के द्वारा ही वायरल संक्रमण ज्यादातर मुख्यतः नाक और नासिका और मुख के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो नासिका और मुख से होने वाले रोगों में हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा नस्य चिकित्सा बताई गई है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, एक पत्र लिख के भेजा कि सर ऐसा ऐसा अगर हम लोगों को मौका दिया जाए तो हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने औपचारिक रूप से मुझे आभार प्रकट कराया और कहा कि आप अच्छा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं, और हमारे लिए कुछ जो भी आपने कहा है या उसका हम लोग कोशिश करेंगे पालन करने का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद के कालखंड सब आप लोग को पता है, फिर आयुष की गाइडलाइंस आई, लोग धीरे धीरे चर्चा होने लगी, हम लोगों ने अपना आयुष काढ़ा और तमाम तरह की चीजें प्रयोग किए। धीरे धीरे कालखंड बढ़ता रहा, बीमारी बढ़ती गई, धीरे धीरे वायरस का प्रकोप भी बढ़ता गया, पहले संख्या कम थी, बढ़ती गई। कुछ समय बाद स्थिति आ गई कि माननीय सम्मानित लोग भी इससे संक्रमित होने लगे। मैं अपना अनुभव ही केवल व्यक्त करूंगा, चिकित्सा के संदर्भ में तो कोई खास नहीं है। जब माननीय सम्मानित लोग होने लगे तो संकट और गहरा है कि भाई कैसे उपचार किया जाए, क्या किया जाए कि लोग स्वस्थ रहें। फिर मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक बैकफुट पे रह जाएंगे कि सरकार हमको कोई अधिकार नहीं दे रही, हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेद का फिर उत्थान कैसे होगा। फिर मैंने जो कुछ अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, ये मेरे संज्ञान में आने के बावजूद भी कि वो कोरोना पॉजिटिव है, डॉक्टर गौरव हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, मैंने इनसे बात करी कि ये बताइए अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज को देखने जाना हो तो मेरी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, मेरे पास तो कोई पीपीई किट वगैरह नहीं है। तो इसमें डॉक्टर गौरव ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि पहली बात तो आप जाइए ही मत, और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो कम से कम 8 से 10 मीटर की दूरी पे उस व्यक्ति से रहिएगा जो संक्रमित व्यक्ति है, और डबल मास्क पहन के जाइएगा, और एक कोशिश करिएगा कि आपका जो इंटरेक्शन का टाइम हो वो 3 से 5 मिनट के अंदर खत्म होकर आप वहां से बाहर आ जाइए। जब कुछ सम्मानित व्यक्ति लोग प्रभावित हुए, सबसे पहले एक कैबिनेट मिनिस्टर प्रभावित हुए, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, और वो पीजीआई गए। हम एक कैबिनेट मिनिस्टर साहब का इलाज पहले से करते थे, उन्होंने उनको मेरा संदर्भ दिया, उन्होंने पीजीआई से हमसे बात करी कि मेरी अवस्था ज्यादा है, उनकी उम्र 60 अबव थी, वो डायबिटिक भी थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये तकलीफ है, कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं। तो मेरे वो पहले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे जब तक होम आइसोलेशन शुरू नहीं हुआ था, जिनको मैंने कुछ औषधियां अपने यहाँ से भिजवाई, उनके परिवार के 9-10 लोग संक्रमित हो गए थे, बड़ा संकट का विषय था, लेकिन उनमें बड़े सकारात्मक रिजल्ट आए, और वो 3 दिन के अंदर ही उनको जो भी सिम्टम्स थे वो सब ठीक हो गए, और वो पीजीआई से फिर 10-12 दिन के बाद नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के अपने घर आ गए। तो वहां से एक तारतम्य शुरू हुआ। फिर बहुत से कोरोना पॉजिटिव लोग जिनको संज्ञान में था वो आते थे। मैं कभी किसी मरीज का दावा नहीं करता हूँ, ना आज मैं कर रहा हूँ। इसमें एक समग्र चिकित्सा होनी चाहिए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट भी करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट आयुर्वेद के बस में नहीं है। अगर ऑक्सीजन देना है तो अभी हम इमीडिएट हम उतने सक्षम नहीं है कि हम ऑक्सीजन दे दें, हाई प्रेशर ऑक्सीजन दे दें। तो इसमें मुझे लगा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद मिलके काम करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने सुना, फिर माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी संक्रमित हुए, उसी दिन अपने और भी 2-3 मंत्री संक्रमित हुए। तो जैसा कि चूंकि माननीय स्वतंत्र देव सिंह ने खुद ही कहा है, तो इसलिए मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब ये पॉजिटिव हुए तो ये अपने घर पे ही थे, मुझे लगा इनसे मेरा कोई परिचय नहीं था भाई साहब। मैं स्वतः अपने आत्मबल पे, चूंकि गौरव पांडे जी के साथ मेरा इतना इंटरेक्शन हो गया था, गौरव पांडे जी के बहुत ही नजदीकी लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे, उस दौरान हमारा गौरव पांडे जी का काफी इंटरेक्शन हुआ। गौरव पांडे जी का कोरोना में इतना गहन, जब खुद के नजदीक के लोग संक्रमित होते हैं तो आप ज्यादा अध्ययन करते हैं, जबकि ये खुद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उस बीच हम लोगों ने कुछ उन लोगों को औषधियां भी दी, अपना ट्रायल और हिट हम लोग सब लोग करते रहे, कोशिश करते रहे। तो हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच गए थे कि इंटीग्रेशन के साथ अगर ऐसे हम लोग करें
कुछ हम लोगों ने आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करा के देखा कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे IL-6, CRP, डी डाइमर ये सब बढ़ जाते हैं। जब हम लोगों ने आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया तो चूंकि वहां पे रोज इन्फ्लामेटरी मार्कर वगैरह टेस्ट होते थे तो कुछ कम होने लगे, तो हम लोग का आत्मविश्वास और बढ़ा कि नहीं इन औषधियों का रोल है। फिर मैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के घर गया, जानते हुए भी कि पॉजिटिव है। मैं गौरव पांडे साहब से बात करके कि सर मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आयुर्वेद पॉजिटिव लोगों पे प्रत्यक्ष रूप से जब अगर हम जाके इलाज नहीं करेंगे तब तक हमें वो समाज उस दृष्टि से नहीं देखेगा, हम एक सेकंड पैथी के ही बने रह जाएंगे। इन सब विषयों को लेकर के मैं गया और इस तरह से कालखंड चला। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए कोरोना वायरस कोई ऐसी महामारी नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भय मुक्त हो जाइए, स्वस्थ वृत्त का आपको पालन करना है। क्योंकि देखिए अगर कोरोना महामारी उतनी होती तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 85% लोग अपने आप स्वतः ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये वायरस अपने आप में फैटल नहीं है। ये जरूर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वायरस उन्हीं लोगों को तंग कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते कि हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों का प्रयोग करें। प्रारंभ से हम काढ़ा वगैरह प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन काढ़े की भी अपनी एक मर्यादा है। जब आदमी ज्यादा संक्रमित हो जा रहा है वहां पे फिर काढ़ा उतना लाभ नहीं पहुंचा रहा है, तो फिर हम लोगों को थोड़ी सी रस औषधियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा और हमें उनको पूरी गंभीरता के साथ प्रयोग करना चाहिए मरीज का कंडीशन देख करके। और हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत मैं ऐसा ही कर रहा हूं और मुझे सफलता मिल रही है। इसमें रोकथाम में आहार का बहुत बड़ा रोल है। मैं शुरू से कहते आया हूं कि हमारा आयुर्वेद के चिकित्सक होने के नाते हमारा समाज में ये बात पहुंचानी चाहिए, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता एक दिन में किसी भी व्यक्ति की नहीं बढ़ती, ये निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ये सेविंग बैंक जैसा है, रेकरिंग अकाउंट जैसा, इसमें हर महीने कुछ न कुछ नहीं, हर दिन आपको प्रतिदिन जमा करना पड़ेगा, तब इसका लाभ आप उठा सकते हैं। एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे हमारे यहाँ आहार की कल्पना है, सड्रस भोजन है, सड्रस भोजन हमें अवश्य करना चाहिए। बीच में एक और संदर्भ में आपको जोड़ना चाहूंगा, जब कोई भी औषधि देने को हमको अधिकार नहीं था, ICMR ने सब कुछ मना कर दिया था, तब भी मेरे अंदर ऐसा भाव था कि नहीं औषधि तो हमको पहुंचानी ही पहुंचानी है। तो मैं चटनी के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में आदरणीय भट्ट साहब से अनुमति लेकर के, उनके डिपार्टमेंट के मुखिया से लेकर के, फिर चटनी हमने खाद्य पदार्थ के रूप में, चटनी के रूप में हम औषधियों को पहुंचाना शुरू किए। जैसे कि हमारी आयुर्वेदिक औषधियां जो है, जैसे काली मिर्च है, लहसुन है, काढ़ा तक देने पॉजिटिव मरीजों को अलाउड नहीं था भाई साहब। हम लोग केवल प्रिवेंटिव में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि हम प्रिवेंटिव में ही केवल काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो हम लोग जो संक्रमित मरीज जो हॉस्पिटल में थे, चूंकि ICMR की गाइडलाइन थी कि हम वहां कुछ भी नहीं दे सकते, तो फिर हमने खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसा कि हमारा मानना है कि कोई भी चटनी लीजिए वो सड्रस युक्त होती है, और कोरोना में सड्रस भोजन ही हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, पूरा उसकी हमने कल्पना की। और एक चटनी जिसमें, जैसा कि आप सभी लोग आयुर्वेद के चिकित्सक विदित हैं कि लहसुन ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें 5 रस पाया जाता है, और लवण उद्भिद नहीं है, वो बाहर से, तो लवण तो चटनी में मिल ही जाता है। तो जैसे लहसुन, पुदीना, धनिया, काली मिर्च, सौंठ इत्यादि की चटनी बना करके हम लोगों ने वहां पे वार्ड में प्रयोग करवाया, और वहां पे हम लोगों को अच्छी सफलता भी मिली। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए विगत 15-20 दिन पहले अपने चिकित्सा विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के काफी सीनियर फैकल्टी, लगभग 70% जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लोग हैं, सभी लोग संक्रमित हो गए। और मेरे एक प्रयास, एक जुनून के तहत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसमें से कम 60 से 70% लोगों ने हमसे संपर्क किया, और मैं अपने कुछ व्यक्तिगत प्रयास से उन लोगों तक हम लोगों ने आयुर्वेद की औषधियां पहुंचाई, और सभी लोग स्वस्थ होकर के अपने घर चले गए। कुछ लोग होम क्वारंटाइन भी थे। तो मेरा अंत में यही कहना है आयुर्वेद के चिकित्सकों से कि हम लोग अपनी विधा पे विश्वास करें, थोड़ा 2 कदम हम भी स्वतः आगे बढ़े, हम बैकफुट पे न रहें कि कोरोना के पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आ रहे, तो हमको प्रयास करके उन तक जाने का कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि सर, मैं एक छोटा सा बात कहता हूँ, हो सकता है किसी को प्रिय लगे न लगे, क्योंकि राजा भिखारी से दोस्ती नहीं करता। आज की डेट में एलोपैथिक चिकित्सक राजा के बड़े भाई की भूमिका में है, तो राजा भिखारी से दोस्ती करने नहीं आता, भिखारी को राजा से दोस्ती करने जानी पड़ेगी। और ये राजा के ऊपर जरूर निर्भर है कि वो भिखारी को चयन करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं अपने व्यक्तिगत भाव को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ कोई राजा और भिखारी नहीं है, मैं अपने एक पूरक
हूं कि चूंकि हमें 2म दर्जे की चिकित्सा पद्धति मानी जाती है, इसका मुझे कष्ट रहता है और मैंने एक शपथ ले रखा है कि आयुर्वेद को शीर्ष पे ले जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अभय तिवारी जी। आपने नक्सल में जो बात कही, जो हम सब लोगों ने देखा, आयुर्वेद का प्रिवेंशन में भी रोल शुरुआत से रहा और फिर किन्हीं कारणों से अगर रोगी बड़े हैं तो साइनर्जिज्म के द्वारा एक दोनों पद्धतियों की चिकित्सा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपने लाभ पहुंचाया है और ये चीज अब एक इतिहास में रिकॉर्ड में है कि आपने लोगों को लाभ पहुंचाया है। और आपसे बस यही निवेदन है कि इसी तरीके से अपनी मशाल जलाए रखिए, आप वहां चिकित्सा करते रहिए। और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब हमारे बीच हमारे गुरु परम श्रद्धेय प्रोफेसर बृहस्पति पांडे जी भी उपस्थित हैं। सर आपकी आवाज कट रही है सर, आप आपकी आवाज कट रही है। प्रोफेसर जी से तो मुझे शुरू से एक मिनट। अब आ रही है आवाज सही? हाँ सर। हाँ, तो मैं प्रोफेसर बृहस्पति पांडे जी से मुझे संघ कार्य करने के लिए भी हमेशा एक प्रोत्साहन मिलता रहा और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि सर हमारे बीच में हैं। आज सर को बुलाने का एक विशेष कारण भी है कि इसी तरीके की एक वेबिनार में हम सर से बात कर रहे थे, सर का आशीर्वाद ले रहे थे। शाम के 6 बजे जब वेबिनार समाप्त हुई, सर से वार्ता समाप्त हुई, सबको आशीर्वाद मिला, तभी तुरंत सर की रिपोर्ट जो उस समय आनी थी कोरोना की पॉजिटिव आई। हम लोग खुद आश्चर्य कर गए कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अब विधि के विधान को कौन जो अब लिखा हुआ है कोरोना पॉजिटिव सर के उसमें, तो खैर वो दिन था। सर ने बहुत जल्दी सबकी शुभकामनाओं से, सबके अपने इम्यूनिटी पावर से और सबके चिकित्सा से अपनी इस रोग पर विजय पाई। 7 दिन के अंदर सर पॉजिटिव से नेगेटिव भी आ गए। तो मैंने सर से अनुरोध किया कि सर ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप हमें अपने अनुभव भी शेयर करेंगे तो श्रोताओं को बल मिलेगा कि हाँ, चिकित्सा से लाभ मिलता है। और सर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आदरणीय प्रोफेसर बृहस्पति पांडे जी, मैं अनुरोध करूंगा सर से कि वो अपने अनुभव हम लोगों के बीच शेयर करें। जी, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, आ रही है सर। सबसे पहले मैं माननीय स्वतंत्र देव जी को, अशोक जी को, गौरव पांडे जी को, तिवारी जी को नमस्कार करता हूं और सभी जो हमसे जुड़े हैं उन सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, गौरव पांडे जी ने एक जो पूरी पैथोलॉजी आपके सामने रखी, वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल पैथोलॉजी है कोरोना वायरस के समय। और तिवारी जी ने जो अपने आयुर्वेद की बात कही, ये आयुष डिपार्टमेंट पहले से ही कहता आ रहा है, जितने आयुर्वेद के चिकित्सक हैं वो सब पहले कहते आ रहे हैं। मैं केवल अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। 20 मार्च के बाद इंडिया में कोरोना वायरस की बात आई, फिर लॉकडाउन शुरू हुए और मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरा परिवार और मैं 1 अप्रैल 2020 से ही मॉर्निंग टी तो हम लोग भूल चुके हैं और उसके जगह हम आयुष पे जो काढ़े हैं, आयुष की जो चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें गिलोय जरूर रहता है हर काढ़े में, बाकी कभी हम जो है तुलसी और मुलैठी, दालचीनी मिलाते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं। जो 8-10 ड्रग हैं, अजवाइन भी है उसमें।
तो इस तरह से वो पूरा काढ़े प्रातः काल पहले काढ़ा ही लेते हैं, और साथ में तभी से कभी हमने ठंडा पानी, जब भी अगर सो के उठते हैं तो पहले ठंडा पानी ही पीते हैं। इधर तो मेरा 1.5-2 महीने से करीब गर्म पानी ही चल रहा, ठंडा पानी मैं पीता ही नहीं हूँ। परिवार भी जब भी मॉर्निंग में उठता है या बीच में कभी सो गया फिर उसके बाद उठता है तो गर्म पानी ही सब लोग पीते हैं। तो उससे हमने ये देखा कि जो गले में, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई वो गले में केवल खराश थी, और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट आई और सभी ने एडवाइस दिया कि नहीं आप तुरंत आइसोलेशन में जाइए। तो मैं फिर अपने DY पाटिल कॉलेज में ही एडमिट हो गया, और एडमिट होकर के मैं जो काढ़ा पीता था वो, और साथ में आपको बताऊं कि गिलोय का काढ़ा तो पीते ही थे। हिमालय ड्रग की गिलोय घन बटी, गिलोय कुडूची बटी और मास दर्शन बटी, ये 2-2 गोली सुबह शाम कंटिन्यूअस 3 महीने से मैं और मेरा परिवार पूरा ले रहा है। साथ में कभी कंटकारी ले लेते हैं, कभी हफ्ते में 2 दिन वासा वाले ले लेते हैं। च्यवनप्राश रेगुलर चल रहा है। उसके बाद जब वहाँ गया तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उन्होंने शुरू किया। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन और ऑक्सीसाइक्लिन, और प्लस जैसा कि गौरव जी बता रहे थे कि हैवी डोज में विटामिन सी, हैवी डोज में कैल्शियम 500 सुबह शाम, मल्टीविटामिन, जिंकोबिट की टेबलेट के बजाय जिंकोबिट सिरप उन्होंने कहा थी, क्योंकि वहाँ टेबलेट था। उन्होंने कहा सर हो सके तो सिरप आप लें। और साथ में कुछ दिन हमने जो है वो बीटाडीन का गार्गिल किया, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट है वो अगर इस तरह का वायरस है तो 30 सेकंड में वो डेड हो जाता है। लेकिन गर्म पानी नमक और गर्म पानी के साथ हल्दी नमक और कभी कभी केवल गर्म पानी हल्दी का जो गार्गल है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी है। इसमें कोई दो राय नहीं, करके आप देखिए। और साथ में स्टीम मैं एडवाइस भी करूंगा, स्टीम हम लेते हैं पर डे और स्टीम जरूर लेनी चाहिए। स्टीम से क्या है कि आप रिसर्चेज भी बता रही हैं कि 60% जब 60% से ऊपर जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तभी स्टीम आती है, और उसमें वो जो वायरस है वो टिक नहीं पाता। तो अगर आप 2 मिनट भी स्टीम ले लें, मॉर्निंग में ले लें, 2 बार ले लें, जैसा हो, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही लाभ करता है। तीसरा एक ये जो ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात पांडा जी बता रहे थे वो बिल्कुल सही है कि अगर मैं तो ये कहूँगा कि 24 घंटे में जब भी आप बिस्तर में लेटें 5 से 10 मिनट पेट के बल जरूर लेटें। अगर हो सके तो पूरा लेटें, सीधे तो लेटने नहीं चाहिए करवट में, लेकिन पेट के बल जरूर लेटें, और उससे निश्चित रूप से सेचुरेशन बढ़ता है और आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। वेंटिलेटेड जो है आपके रूम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि विंडो बंद कर दिया तो बंद कर दिया फिर कुछ 2-3 दिन बाद खोले, ऐसा नहीं करना चाहिए। विंडो खोलिए, उसको वेल वेंटिलेटेड रखिए, तो उससे निश्चित रूप से फायदा होता है। तो इसका मैं जो लास्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा होलिस्टिक अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब कि मास्क लगाना है तो मास्क भी लगाइए, सैनिटाइज करना है हाथ सैनिटाइज करिए, वॉशिंग पर ध्यान रखिए, साथ में जो गर्म पानी है उसको भी कीजिए, आयुर्वेदिक जो काढ़ा है उसको भी करते रहिए। अगर बाई चांस उसके बाद भी कोरोना हो गया तो निश्चित रूप से आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है मॉडर्न मेडिसिन का, उससे आप निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे। और भगवान की कृपा है मेरे पे, मेरे परिवार पे। मैं यही चाहूंगा कि हमारे जितने मित्र हैं, हमारे जितना समाज है, सब पे भगवान की कृपा रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि सब लोग इसका पालन जरूर करना चाहिए, ये सोच के नहीं कि जब वायरस आ जाएगा तब हम इसको करेंगे, बल्कि प्रिवेंटिव में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अभी जो 2-3 महीने चल रहे हैं, इसलिए अभी भी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी मेरी एडवाइस है कि ये सब शुरू कर दें, तो आप आराम से बचे रहेंगे, और अगर कहीं भी होगा तो आप आराम से इससे निकल जाएंगे। जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार, आपने बहुत अनुभव से सारी चीज बताई। और ये सच भी है कि जो लोग लंबे समय से लगातार आयुर्वेद के प्रिवेंशन के रूप में ले रहे हैं, अगर उनको इत्तेफाक से हो भी गया तो वो जल्दी ठीक हो गए। आप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। एज के हिसाब से भी, हर चीज के हिसाब से
आपको खतरा था, लेकिन आपने उन सब खतरों को पार किया। हमारे बीच हमारे दूसरे एक और कोरोना वॉरियर डॉक्टर बिहुकांत कुशवाहा जी हैं क्या इस समय? डॉक्टर बिहुकांत कुशवाहा जो इस समय राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रा में है, जुड़े थे लेकिन अ, कॉन्टेक्ट नहीं वो भी अच्छा, डॉक्टर बिहुकांत जी भी कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से वो कोरोना से ग्रसित हुए और वो फिर आयुर्वेद की शक्ति और एलोपैथिक दवाई साथ साथ लेके अपनी इम्यूनिटी के साथ बहुत जल्दी रिकवर हुए और वो पूर्ण स्वस्थ हुए। मैं अगर वो इस समय नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं और किसी श्रोता की अगर कोई विशेष प्रश्न हो तो वो रख सकता है हमारे पैनलिस्ट के सामने। अवनीश जी, सर। आगे की कार्रवाई के लिए आप देख लीजिए। सर आप एक बार पार्टिसिपेंट देख लीजिए, कुछ हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आपको बताओ फ्रेंड्स के साथ में कोई शांति में पार्टिसिपेंट बताना चाहूँगा कि हमारे साथ काफ़ी महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर शालिनी वासन्य मैम दिल्ली से जुड़ी हुई, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम वाराणसी RSC वाराणसी से, डॉक्टर विवेक सिंह आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी मिर्ज़ापुर से, डॉक्टर दिवाकर पटेल जी, डॉक्टर SP आर्या जी, श्रीमान सुनील वाजपेयी जी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम भी कानपुर से जुड़ी हुई थी। और आप सभी की उपस्थिति को मैं सादर नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, डॉक्टर मीनाक्षी जी वाराणसी से, डॉक्टर लक्ष्मी अग्निहोत्री जी, डॉक्टर विपिन मिश्रा सर, डॉक्टर अनिल शुक्ला सर भोपाल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग फेसबुक पे आरोग्य भारती के फेसबुक पेज पे ये कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जा रहा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और इसके बाद भी ये कार्यक्रम का वीडियो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डिफरेंट स्पीकर्स का मैं पोस्ट करूँगा कि बहुत ज्ञानवर्धक ये बातें रही जो माननीय गौरव पांडे सर ने बातें अपनी शेयर की, वाकई बहुत प्रैक्टिकल बातें थी। और जो भी बातें आज के इस कार्यक्रम में शेयर की अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूँ अवनीश जी, आप भी शांति मंत्र पढ़ दीजिए और आप ही इसकी जो है वो समाप्ति कर दीजिए। मेरा ये नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। सर आपका मैं नेटवर्क सबका सर आपका नेटवर्क बहुत लो बता रहा है। हाँ, इसलिए आप ही शांति मंत्र पढ़ दीजिए और आप ही समाप्त कर दीजिए कार्यक्रम को। मैं मेरी ओर से सभी का बहुत बहुत आभार। रमाकांत द्विवेदी जी, उनकी धर्मपत्नी मिसेज अग्निहोत्री जी और भी मेरे कई शुभचिंतक जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक आभार करता हूँ। और डॉक्टर अवनीश जी से अनुरोध करूंगा कि शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को समाप्ति करें। एक सेकंड में फोन आ रहा है डॉक्टर अभय सर का, देख लीजिए। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, क्षमा चाहता हूँ आदरणीय अतुल जी, धृष्टता के लिए माफी चाहता हूँ। अचानक मुझे एक बात याद आई। आज उत्तर प्रदेश के कुछ अखबार समाचार पत्रों में निकला है कि आदरणीय मतलब स्वामी रामभद्राचार्य जी की तबीयत बहुत खराब है, ज्यादा नाजुक है। और हम और गौरव पांडे जी दोपहर में गए थे, उनके उत्तराधिकारी से मिल के आए हैं और रामभद्राचार्य जी से बात भी किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जहां तक संभव हो अपने संगठन में बता दीजिए। और मैं दक्षता, दृढ़ता, गंभीरता के साथ कहता हूं कि वो पूर्णतया स्वस्थ हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। ये अखबार में गलत खबर है। तो स्वामी जी ने कहा था कि अपने लोगों से, अपने संगठन में इस बात को बता दीजिएगा कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। और हम लोग दोपहर में ही उनसे वार्ता करके, मेरी प्रत्यक्ष उनसे वार्ता हुई और मैंने बात करके आया। तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, उसमें काफी लोग, हम लोग उनके सेवक हैं, भक्त हैं, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो पूर्णतया स्वस्थ है, यही खबर थी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
स्वामी जी की दीर्घायु कामना के साथ शांति मंत्र का पाठ करते हुए इस कार्यक्रम का समापन हो। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ आद्यो शान्तिः, अन्तरिक्षद्वयं शान्तिः, पृथिवीः शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वदं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामां शान्तिरेधिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।